क्वेश्चन नंबर 24 से लास्ट टाइम पे अपन ने ये वाला क्वेश्चन किया था पैराबोला से रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे इसके अंदर जो अपन ने डिराइव किए थे, और आज अपन इस पेपर का 24th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा एलिप्स से रिलेटेड है, थोड़ा सा मोनोटोनिसिटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो एलिप्स और मोनोटोना का दोनों का मिक्सचर है। इसमें दे रखा है अपने को एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन समथिंग समथिंग, फंक्शन का वैल्यू एट के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 5 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एफ ऑफ k प्लस 11 इज इक्वल टू 1। f इज अ पॉजिटिव डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, f फंक्शन जो है हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, और उसके बारे में क्या बोला है कि वो डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो बेटे डिक्रीजिंग फंक्शन देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए एक बहुत बेसिक इनइक्वालिटी। डिक्रीजिंग फंक्शन में बेटे क्या होता है, इनपुट अगर ज़्यादा होता है ना, डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, इनपुट अगर ज़्यादा होता है तो फंक्शन का वैल्यू क्या होता है, कम। क्योंकि होता क्या है, जैसे इनपुट आपने रखा, ग्राफ आपका डिक्रीजिंग है, तो ज़्यादा इनपुट पर है ना, ज़्यादा x की वैल्यू के लिए आपका जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या घट करके कम हो जाएगा। और f अपने आप में क्या होता है, फंक्शन का y कोऑर्डिनेट ही होता है। तो अगर ऐसा है ना कि फंक्शन x1 पर बड़ा है तो x1 ज़रूर क्या होगा, छोटा होगा। छोटे इनपुट पर ही आउटपुट जो है फंक्शन का वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो दिस इज़ वेरी बेसिक इनइक्वालिटी फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, यही मेरे ख्याल से शायद इसमें काम आ रही होगी। वैल्यू ऑफ k फॉर विच मेजर एक्सिस कोइंसाइड्स विद x एक्सिस है ना। तो बेटे मेजर एक्स है ना, अपना देसी एलिप्स याद करो, ये अपना देसी एलिप्स। और बेटे इसमें देख रहे हो ये एलिप्स जो फैला हुआ है, ठीक है, एलिप्स फैला हुआ है, इसका मतलब इसका जो मेजर एक्सिस है वो क्या है, अलोंग x एक्सिस। और इधर से बेटा ये श्रिंक है, चिपका हुआ है, चपटा है, तो इधर से चपटा मतलब माइनर एक्सिस इज अलोंग y एक्सिस। जबकि इस प्रकार का जो एलिप्स होता है बेटे, याद ही होगा आपको, जिसमें ये अगर लंबा खींच रखा है आपने, ऊपर से खींच रखा है, तो ये एलिप्स जो है ऊपर की तरफ फैला हुआ है, और ये जो एक्सिस है x एक्सिस के अलोंग ये सिकुड़ा हुआ है। तो अगर ये सिकुड़ा हुआ है x एक्सिस के अलोंग, इसका मतलब माइनर एक्सिस इज अलोंग x एक्सिस और मेजर एक्सिस जो है वो अलोंग y एक्सिस है। तो इसमें कौन से वाले की बात करिए, मेजर एक्सिस कोइंसाइड्स विद x एक्सिस। तो कौन से वाले में मेजर एक्सिस कोइंसाइड करता है x एक्सिस से, इससे, यानी कि ये वाला। तो बेटे इस वाले के लिए अपने को पता ही है कि इस वाले का जब इक्वेशन लिखते हैं अपन, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर में जो a है ना, वो क्या होता है बेटे, b से बड़ा है ना, मेजर एक्सिस से कोइंसाइड करने का। तो इसका मतलब ज़रूर भाई अगर नंबर बड़ा तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, बड़ा है ना, पॉजिटिव नंबर बड़ा तो उसका स्क्वायर बड़ा। तो बेटे ए स्क्वायर अगर ये है, बी स्क्वायर अगर ये है, तो डेफिनेटली इसका वैल्यू जो है इससे बड़ा होगा। ये कहना चाहता है वो बेसिकली। तो लिख लेते हैं भाई एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर, यानी कि एफ ऑफ के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 5 ग्रेटर देन एफ ऑफ k प्लस 11। ठीक है, तो फंक्शन का वैल्यू इस पॉइंट पर इज ग्रेटर देन फंक्शन का वैल्यू इस पॉइंट पर। तो अभी चर्चा चल रही थी कि डिक्रीजिंग फंक्शन है अगर, तो डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, जो आर्ग्यूमेंट है, इनपुट है, ठीक है, ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है, इनमें जो है क्या रिलेशन रहा होगा। अगर फंक्शन का वैल्यू इस पर बड़ा है तो ये क्वांटिटी क्या होगी, छोटी है ना। तो इस बात को लिखते हैं के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 5 शुड बी लेस देन k प्लस 11 है ना, ऐसा होगा। तो बेटे यहाँ पर ये क्या है, एक k काट दिया, ये आएगा -6 इज पॉजिटिव। बहुत ही सरलतापूर्वक अपने को फैक्टराइज करने को मिल रहा है, k प्लस 3 इंटू k माइनस 2 नेगेटिव। बहुत इजी गोइंग में अपने को दिख रहा है, छोटे रूट से लेकर के बड़ा रूट है ना। नेगेटिव का मतलब क्या होता है बेटे, छोटे रूट से बड़ा रूट है ना। स्पीड अगर पकड़नी है तो छोटी छोटी इनइक्वालिटी को आंसर जल्दी करना आना चाहिए। तो k का वैल्यू आया अपना -3 से 2 है ना, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। तो इसमें अपन ने बहुत बेसिक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रिवाइज करी कि डिक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वालिटी रिवर्स होता है, और मेजर एक्सिस के नीचे ये अगर मेजर एक्सिस x एक्सिस से कोइंसाइड करता है तो एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा आएगा, वाई स्क्वायर के नीचे छोटा। हाँ भाई, अ नॉर्मल टू द हाइपरबोला हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन पॉजिटिव x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो ये तो पता ही है अपने को, ये लाइन जो है बहुत देखी दिखाई है, इक्वल इंटरसेप्ट ऑन पॉजिटिव x एक्सिस एंड y एक्सिस का मतलब है लाइन का स्लोप जो है बेटे क्या है, -1। ठीक है, क्या है, लाइन का स्लोप -1।
ये आप डबल इंटरसेप्ट फॉर्म से ऐसे सोच लो कि लाइन कैसी होगी, x बाय ए y बाय ए, है ना, इंटरसेप्ट बराबर, तो कैसा होगा लाइन, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए। देख रहे हो, स्लोप -1। A normal to the hyperbola has equal intercept on positive x and y axis. If this normal also touches the ellipse, ठीक है, ओके, तो पहले अपन ऐसा करते हैं, उस नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो बेटे एक तरीका तो अपना, अपन जा रहे हैं अपने पैरामेट्रिक या जो अपने को नॉर्मल लाइन का इक्वेशन याद है उससे जा रहे हैं अपन। तो याद है मैंने नॉर्मल लाइन का इक्वेशन क्या बताया था, कैसे लिखते हैं नॉर्मल लाइन का इक्वेशन, एट पॉइंट x1 y1, नॉर्मल एट x1 y1, याद करो बेटे क्या होता है, ए स्क्वायर x बाय x1 माइनस बी स्क्वायर y बाय y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका नॉर्मल लाइन का इक्वेशन फॉर हाइपरबोला। ओके, अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि इक्वल इंटरसेप्ट, है ना, यानी कि x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट बराबर, या आप बोल दो स्लोप -1, एक ही बात है। तो बेटे स्लोप क्या होता है, नेगेटिव ऑफ x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट, है ना, नेगेटिव x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट इज इक्वल टू -1। तो बेटे कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर कितना है बेटे 4 अपॉन x1 इज इक्वल टू, और बी स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर कितना है दिस अपॉन y1। तो बेटे यहाँ से कितना आ रहा है 4y1 इज इक्वल टू x1, और बेटे साथ साथ है ना जो पॉइंट x1 y1 है वो क्या है, हाइपरबोला पे भी लाई कर रहा है ना, तो हाइपरबोला पे लाई कर रहा है, तो लॉ हाइपरबोला में रख दिया, x1 का स्क्वायर बाय 4 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बेटे लगे हाथ x1 की जगह क्या रख दिया 4y1, तो कितना आ जाएगा बेटे 4y1 का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बेटे कितना आएगा 4 माइनस 1 3y1 स्क्वायर, ये कितना आ गया बेटे y1 1। तो y1 का वैल्यू बेटे कितना आ रहा है 1/√3 और बेटे -1/√3, और बेटे कॉरस्पॉन्डिंग टू ये वैल्यू ऑफ y1 है ना, x1 कितना आ रहा है बेटे 4/√3, और बेटे इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना आएगा -4/√3, है ना। तो ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट है ना, यानी कि क्या आ जाएगा 4/√3 और 1/√3, या तो ये लाइन है, ये पॉइंट है, या पॉइंट है -4/√3 और -1/√3, ये पॉइंट है ना। क्या कह रहा है, इफ दिस नॉर्मल ऑल्सो टचेज द एलिप्स, तो ये नॉर्मल लाइन जो है, नॉर्मल लाइन लिख लेते हैं बेटे, यहाँ पर वैल्यू प्लग इन कर देते हैं, तो x1 y1 पता चल गया अपने को। तो ए स्क्वायर बेटे कितना है 4, 4x, x1 बेटे कितना है, ये वाला लिख लेते हैं 4 अपॉन √3 प्लस बी स्क्वायर कितना है 1 अपॉन 1/√3 ना, √3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो बेटे कितना आ गया x√3 प्लस y√3 इज इक्वल टू 5, है ना, और उचका दिया इधर, √3 से डिवाइड भी कर दिया। ठीक है बेटे, ये आ रहा है। अब आपको याद करना होगा कि जो एलिप्स का जो अपना जो टेंजेंट है, टचेस द एलिप्स बोल रहा है, एलिप्स को टच करने वाला जो लाइन है उसका इक्वेशन क्या होता है, mx प्लस माइनस √a² m² प्लस b²। याद आ गया होगा आपको, है ना। ठीक है बेटे, तो अब ये कह रहा है भैया ये लाइन जो है ये टच कर रही है, यानी कि ये लाइन AC है, तो ये लाइन AC है, इसका मतलब इसका स्लोप क्या है -1। कंपेयर करके देखो, ठीक है, ये लाइन इज दिस, ठीक है। तो कंपेयर किया बेटे, कैसे कंपेयर करते हैं, y का कोफिशिएंट बेटे, x का कोफिशिएंट और एब्सोल्यूट टर्म, ठीक है, डिवाइडेड बाय √a² m² प्लस b² है ना, प्लस माइनस। तो बेटे m तो पटाख से दिख गया, कितना है -1, और यहाँ पर रख दिया स्क्वायर करके a² m² प्लस b² इज इक्वल टू 25/3। बेटे कितना आ जाएगा a² प्लस b² इज इक्वल टू 25/3, और क्या बोला है बेटे इसने 6 इंटू a² प्लस b², इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 25/3 इंटू 6 कितना जाएगा 50,
तो आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन आंसर है। तो ये एक तरीका था सॉल्व करने का। अब मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ जिसमें अपन टेंजेंट नॉर्मल वाली जो अप्रोच है वो यूज़ करेंगे। अभी ये बोल रहा है नॉर्मल टू हाइपरबोला हैज़ इक्वल इंटरसेप्ट, तो dy बाई डी एक्स है ना, डिफ्रेंशिएट कर दिए 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, 2 से 2 गॉन, dy बाई डी एक्स बेटा आ गया आपका x अपॉन 4y। तो बेटे क्योंकि जो नॉर्मल लाइन है उसका स्लोप -1 है, तो टेंजेंट का स्लोप कितना हो जाएगा 1। तो अपने पास रिलेशन आ गया कि x बराबर है 4y के। अब आप देखें x बराबर 4y है तो आप ये बात यहाँ पर रख दें तो आपको क्या मिलेगा, ये बात अपन ने रख दी है यहाँ पर। तो x इज इक्वल टू 4y है तो कितना आ जाएगा 16y स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो y का वैल्यू कितना आएगा 1/√3 या -1/√3 है ना। x कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट निकाल लोगे फिर आपका इक्वेशन आ जाएगा, आप कंपेयर कर लेना। ठीक है, ऐसे करके आप कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा जल्दी हो गया है ना, वहाँ पर अपने को नॉर्मल लिखने में टाइम लगा था है ना, इसमें डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके वही रिलेशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वेक्टर 3D का है। इन आइसोसेलेस ट्राइंगल मॉड ऑफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी सी वेक्टर इज इक्वल टू 8। अ पॉइंट E divides AB internally in the ratio 1:3. Then the cosine of the angle between CE and CA is। भाई जब भी हमेशा कोसाइन के एंगल, कोसाइन ऑफ सम एंगल की बात करी जाए और वो एंगल जो है वो दो वेक्टर्स के बीच का है, तो हमेशा एक बार ऑप्शन देखो। ऑप्शन नेगेटिव जो है ना वो हमें क्या कह रहे हैं, नेगेटिव ऑप्शन हमें कह रहे हैं नेगेटिव ऑप्शन हमें कह रहे हैं कि अगर एंगल जो है ना बेटे अगर ऑब्ट्यूज है तो आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि हाँ भैया एंगल ऑब्ट्यूज है, और एक्यूट है तो आपको अलग से मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि एक्यूट एंगल का कोसाइन का वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव और ऑब्ट्यूज एंगल के कोसाइन का वैल्यू आएगा नेगेटिव। ठीक है, तो अपने को बहुत क्लियरली मेंशन करना है यहाँ पर। अच्छा, क्योंकि ये पूरा ट्राइंगल है और ट्राइंगल एक प्लेनर फिगर है। ठीक है बेटे, ट्राइंगल क्या होता है बेटे, एक प्लेनर फिगर। ट्राइंगल क्या होता है, प्लेनर फिगर। तो प्लेनर फिगर को अपन कहाँ मान सकते हैं, अपन 2D में मान सकते हैं, यानी कि अपना x एक्सिस y एक्सिस जिंदाबाद, क्यों अपन z में जाएं। ठीक है, तो अपन 2D में मानेंगे, यानी कि पूरा सिस्टम जो है वो कहाँ मान लेंगे, XY प्लेन पर। और बेटे जब पूरा सिस्टम XY प्लेन पर मानना है तो अगर ट्राइंगल आइसोसेलेस है, तो मैंने आपको एक शानदार ट्रिक बताई थी कि जब भी आपको ट्राइंगल आइसोसेलेस मानना हो तो ज़रूर आप जो है इक्वल साइड कैसे मानो, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट और एक सेकंड क्वाड्रेंट, इस तरह से मानो, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है, एंगल बाइसेक्टर भी होता है, मीडियन भी होता है। हाँ भाई, ABC है ना, तो B, ठीक है, अपन ट्राइंगल बना रहे हैं। ABC और इनकी लंबाई जो 8 है। ये बेटा अपना x एक्सिस, ये बेटा अपना y एक्सिस। पॉइंट E डिवाइड्स AB, भाई आगरा बॉम्बे को E डिवाइड कर रहा है इंटरनली इन द रेशियो 1:3। तो बेटे मैंने आपको बोला था ध्यान दिया करो, जब भी आपको बोले कि E AB को डिवाइड कर रहा है 1:3 में, तो 1:1 कॉरस्पॉन्डेंस लो, यानी कि A की तरफ से कौन सा रेशियो चलेगा 1 और B की तरफ से कौन सा रेशियो चलेगा 3, यानी कि A की दिशा से अपने को क्या लेना है 1 और B की दिशा से कितना लेना है अपने को 3। अब बेटे क्या बोला है इसने, E डिवाइड्स AB कोसाइन ऑफ CE CA। बेटे CE कहाँ है, ये रहा अपना CE, जोड़ दिया, एरो बाद में देख लेंगे। CA बेटा ये रहा। बेटे CE का मतलब क्या होता है, CE का मतलब होता है पॉइंट E का पोजीशन वेक्टर माइनस C, यानी कि E आ जाएगा हेड और C आएगा टेल, A आएगा हेड और C आएगा टेल।
तो ए आएगा हेड, तो तीर इधर ए की तरफ और तीर अगेन ए की तरफ, है ना। ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो वेरी इजी गोइंग में दिख रहा है कि ये जो एंगल जो आने वाला है वो बेटे क्या है, एक्यूट एंगल, है ना। और सी ए के बारे में बोला है बेटे क्या है, 12। तो अगर ये 12 है और बेटे 0 0 जो है सी ए का मिड पॉइंट है, तो जरूर ए जो है क्या होगा 6,0 और ये क्या होगा -6,0। अब बेटे अगर ये 6 है और ये लेंथ है ना ए बी जो है, इसकी लंबाई कितनी है 8, तो बेटे पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया अपन ने, है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो बेटे ए बी का स्क्वायर, है ना, इसको ओरिजिन बोल देते हैं, ए बी का स्क्वायर बराबर है बी ओ का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। बेटे ए बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64, बी ओ का स्क्वायर, खैर ये तो निकालना है अपने को, और भी 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, है ना। तो कितना आएगा 64 - 36, है ना, कितना आ रहा 28 इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। तो बेटे ओ बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, पॉजिटिव लेना है, कितना आ जाएगा 2√7, ओके, है ना। तो ये पॉइंट बेटे ये ऊंचाई अगर 2√7 है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, 2√7। अच्छा, तो क्या करना है बेटे 3 मल्टीप्लाइड बाय दिस 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस अपॉन 3 + 1, कितना आएगा 3 × 6 प्लस 0 डिवाइडेड बाय कितना है 4, कॉमा बेटे कितना आएगा 1 × 0 प्लस 2√7 × 1 डिवाइडेड बाय 4, है ना, ये आएगा। तो 3 6 18 बेटे कितना आ जाएगा ये 9/2, और बेटे ये कितना आ जाएगा 2 काट के √7/2। हाँ भाई, तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट आ गए अपने पास, है ना, ई पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट आ गए, ऑल राइट। तो जब भी हमें कोई वेक्टर लिखना होता है, जैसे कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दो वेक्टर लिखने, तो पहले हमें इन वेक्टर्स को लिखना पड़ेगा, है ना। अभी तो हमारे पास केवल इनके हेड और टेल आए हैं। तो बेटे वेक्टर कैसे लिखते हैं, जैसे सी ई वेक्टर लिखना है बेटे मेरे को, तो सी ई वेक्टर कैसे लिखते हैं बेटे, ओ ई, ओ को ई से जोड़ा, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ई माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, हेड का पोजीशन वेक्टर माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर। हाँ भाई, तो ये जो पॉइंट ई है इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है 9/2 √7/2, या 9/2 i प्लस √7/2 j। बेटे सी का पोजीशन वेक्टर कितना है -6i बस, है ना, और 0 × j तो कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो सी ई वेक्टर जो है बेटे कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ई का पोजीशन वेक्टर, यानी कि 9/2 i प्लस √7/2 j पोजीशन वेक्टर ऑफ ई माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। सी का पोजीशन वेक्टर कितना है बेटे -6i, तो बेटे 9/2 + 6 है ना, कितना आ जाएगा 10.5 या 21/2 बोल दो, ठीक है, ये आएगा। और बेटे सी ए लिखना है अपने को, सी ई एंड सी ए। सी ए क्या हो जाएगा बेटे, ए का पोजीशन वेक्टर माइनस सी का, तो ये कितना आ रहा है 6i -6i, है ना, जो कि कितना हो जाएगा आपका 12i, ऑल राइट। अब अपन को एंगल निकालना है। तो बेटे वेक्टर्स के बीच का, जब भी आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन, बाय डॉट प्रोडक्ट, है ना। तो लिखते हैं अपन सी ई का डॉट विद सी ए डिवाइडेड बाय, है ना, मॉड ऑफ सी ई और मॉड ऑफ सी ए, ठीक है। ये हो जाएगा बेटे कोसाइन ऑफ आपका आंसर, है ना। तो डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं बेटे, तो बेटे इसका डॉट विद दिस, है ना, तो आई डॉट आई कितना आ जाएगा बेटे 1, तो कितना आ जाएगा 21 × 6, और आई डॉट जे बेटे कितना हो जाएगा 0। ये तो आपका डॉट प्रोडक्ट मॉडवा, है ना, इसका मॉडवा लेते हैं, तो बेटे 12y का मॉडवा कितना हो जाएगा 12, बेटे इसका मॉड, है ना, ये कितना आ जाएगा 21/2 का स्क्वायर प्लस, है ना, बेटे इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 7/4, ओके। तो 12 से ये जा रहा है क्या,
हाँ जा रहा है ना, 2 यहाँ से काट लेंगे, 6 यहाँ से काट लेंगे, अच्छा नहीं जा रहा है ना, ओके तो कोई बात नहीं, 4 6 काट लेते हैं, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 21/2। और बेटे यहाँ पर भी 4 का 2 बाहर आ जाएगा, बेटे 221 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441 प्लस 7, ये 2 और ये 2 काट लिए। एक बार आंसर देख लेते हैं, 21 आ रहा है ऊपर और नीचे आ रहा है √448, ठीक है। तो कुछ और फैक्टर काटना होगा, ये 448 में 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लेते हैं इसमें, 4 कॉमन लेके आ जाएगा 112, 112 में भी खैर 4 कॉमन आ रहा है, तो एक और 4 कॉमन ले लेते हैं, 21/4 और 4 2 ज़ा 8 32 8 ज़ा है ना, तो 4 कॉमन लेने के बाद आ रहा है ये √28, √28 क्या आएगा, √7 आ रहा है, ये √7 से रिलेटेड है। अच्छा √7 इसने काटा है बेटे ना, तो 21 को क्या लिखा बेटे 3 × 7, और बेटे 28 को क्या लिखा अपन ने, 28 को लिखा 2√7 है ना, और अपन √7 काट देते हैं, तो 7/√7 कितना आ जाएगा, √7 और 4 2 ज़ा 8 है ना, 3√7/8 कहाँ पर दिख रहा है अपने को ये 3√7/8, सी ऑप्शन में है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका सी ऑप्शन। हाँ बहुत सिंपल सा डॉट प्रोडक्ट का इजी सवाल, जिसमें केवल 2D काम में आ रहा था, 3D काम में नहीं आ रहा था। आप इसके और भी मेथड सोच सकते हैं, अगर आप स्ट्रेट लाइन लिखेंगे, ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन लिखेंगे तो उससे भी आपका आंसर आ जाएगा, है ना, m1 - m2/1 + m1 m2 से कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट ही, आपको डायरेक्ट ही दिख रहा है कि जो एंगल है बेटे उसका जो cos थीटा है, एंगल बिटवीन उसका जो cos थीटा है, आप tan थीटा निकाल लो, क्योंकि ये लाइन का क्या है, स्लोप है, मैं लिख देता हूँ आपके लिए। आंसर इजी गोइंग में दिख रहा है कि इज द स्लोप ऑफ द लाइन, और स्लोप ऑफ द लाइन बेटे क्या होता है, y2 - y1/x2 - x1, तो y2 ये कितना आ रहा है √7/2, y2 - y1/x2 - x1 यानी कि 9/2 + 6 है ना, तो 2 तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ जाएगा 9 + 12 है ना, तो ये आ रहा है √7 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 9 और 12 का 21, बेटे √7 काट दिया, तो √7 काट के कितना आ जाएगा 3√7, ठीक है ये आ रहा है। अच्छा ये tan थीटा है बेटे, है ना, तो cos थीटा आप निकाल सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल से, है ना, इजीली आ जाएगा। ये आपका tan थीटा परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, आप निकाल लो cos थीटा, है ना, cos थीटा में नीचे कितना आएगा 3√7 आएगा, ठीक, इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, 3√7 ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा हाइपोटेनस, और वो आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेना, वो दिख भी रहा है 3√7 पॉजिटिव का एक ही ऑप्शन है, इससे भी आ जाएगा। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ वेरिएबल पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन OXY सच दैट r डॉट, अगेन दूसरा सवाल भी ऐसा है कि इसमें जो वेक्टर है वो अपन ने एक 2D वेक्टर लिया है, तभी उसने बोला है कि जो वेक्टर है उसका पोजीशन वेक्टर इज इन कार्टेशियन प्लेन OXY का मतलब क्या है, x एक्सिस ओरिजिन और फिर y एक्सिस, सच दैट r का डॉट विद r + 6j = 7 कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट, और ये जो कर्व है, जो भी कर्व आ रहा है ये, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को 4 अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो भाई कौन से 2 डिग्री कर्व हैं जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को 4 अलग अलग पॉइंट पे कट कर पाएंगे, सारे 2 डिग्री होंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन अगर आया तो स्ट्रेट लाइन तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ज़्यादा से ज़्यादा 2 जगह कट कर सकता है, तो ज़रूर ये कोई 2 डिग्री कर्व है, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, ऐसा कुछ होगा। देन द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग दीज पॉइंट, तो भाई जब भी अपने से कोई बोल रहा है वेरिएबल पॉइंट या ऐसा कुछ, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में, तो मैं क्या अज्यूम करूँ उस पॉइंट को, भाई मैं स्टार्ट कर सकता हूँ सवाल को बाय अज्यूमिंग r एनी जनरल पॉइंट, है ना, तो लिख लो
लेट आर जो पॉइंट है एक्स आई प्लस वाई जे। आर पॉइंट मान लिया एक्स कॉमा वाई, और आर का पोजीशन वेक्टर बेटे क्या हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे, है ना। एक्स कॉमा वाई का पोजीशन वेक्टर क्या होता है एक्स आई प्लस वाई जे। अब बेटे यहाँ पर पटक दिया तो आर बेटे क्या है एक्स आई प्लस वाई जे का डॉट बेटे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस 6j इज इक्वल टू 7। बेटे आई डॉट आई कितना आ जाएगा 1 एक्स स्क्वायर, और बेटे जे डॉट जे है ना, जे डॉट जे कितना आएगा वाई इंटू वाई प्लस 6 है ना इज इक्वल टू 7। ये आ रहा है, तो ये आ गया अपना डॉट प्रोडक्ट है ना। और बेटे ये तो पटाख से दिख रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सर्किल, ठीक है सर्कल लिखा हुआ है तो। अच्छा कट्स कोऑर्डिनेट एक्स जेड, अरे मक्खी दाढ़ी में छुप जाएगी मेरी। हाँ कट्स एट 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो बनाते हैं सर्कल। भाई कहाँ पर इसकी कटिंग हो रही होगी कोऑर्डिनेट एक्स के साथ, जहाँ पर अपन एक्स को 0 करेंगे एक बार वाई को 0 करेंगे, तो कर दिया अपन ने, एक बार एक्स को 0 किया। भी सेंटर वेंटर देख लो इसका क्या लिखा है एक्स स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाया बेटे, इजी गोइंग में दिख रहा है। परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा बेटे y प्लस 3 का स्क्वायर, और बेटे 9 और 7 बेटे कितना हो जाएगा 16, ठीक है। मैं क्या करता है x को 0 किया तो y प्लस 3 कितना आ रहा है प्लस माइनस 4, y आ रहा है 1 या माइनस 7। एक बार बेटे y को 0 किया, तो बेटे x आ रहा है प्लस माइनस √7। सेंटर दिख रहा है अपने को बेटे, सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने आ रहे हैं 0 -3, और बेटे रेडियस कितना आ रहा है अपना 4। और बेटे देखो अगर x और y दोनों को 0 0 रखा है ना, दोनों को 0 0 रखा तो क्या आ रहा है बेटे वैल्यू नेगेटिव। नेगेटिव आने का मतलब बेटे क्या है कि ओरिजिन इज इंटीरियर पॉइंट है ना, तो 0 -3 ये सर्कल का सेंटर, ऐसा कुछ सर्कल बनेगा। थोड़ा ध्यान रहे इसमें क्या है x का पावर इवन है, x का ऑड पावर नहीं है, तो x का पावर इवन है मतलब ग्राफ सिमेट्रिक होगा अबाउट y एक्सिस। अच्छा जी ठीक है ये। अच्छा मैं क्या कह रहा था, ये पॉइंट जो है कितना है √7, 0, ये माइनस √7, 0। बेटे ये पॉइंट कितना है, y का वैल्यू कितना आया था 1, और ये कितना है -7। अब दोबारा पढ़ते हैं सवाल को। कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट, 4 पॉइंट पर कटिंग हो रही है, सही बात है 4 पॉइंट, 1 2 3 4 है ना, इनको जोड़ दिया अपन ने, जोड़ा अपन ने। बेटे ग्राफ की सिमेट्री से दिख रहा है ना, क्योंकि अपने बताया ना मैंने आपको, सर्कल देख रहे हो बेटे, सर्कल में केवल x का पावर क्या है इवन, तो दैट इज वाई ये आधा सर्कल होगा ना, इसके इधर आधा सर्कल, इसके इधर आधा सर्कल है ना, क्योंकि x की जगह -x रखा, x की जगह -x रखा, कर्व क्या रहा सेम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो बेटे कि ये जो दूरी है ना, ये जो दूरी है और ये जो दूरी क्या है बराबर है, डिस्टेंस फॉर्मूले से भी निकल जाएगा, और ये तो बच्चा जानता है ये 90 है। अच्छा जी तो भाई ऐसा करें इसका, ये तो क्या बन गया काइट फिगर। और मैंने बताया था आपको दुनिया में कोई भी क्वाड्रिलेटरल लो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल दुनिया का, उसका एरिया क्या होता है हाफ / sin थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायगनल्स। तो एक डायगनल है बेटे ये, और एक डायगनल बन रहा है बेटे ये, लगा दिया हाफ ऑफ, बेटे ये एक डायगनल का दूरी कितना आ रहा है 8, और ये एक डायगनल का दूरी कितना आ रहा है बेटे 2√7, और sin 90 कितना आ रहा है 1। तो आंसर कितना आ गया बेटे बहुत इजीली 8√7, ठीक है। तो आंसर है अपना डी ऑप्शन। भाई इसमें ऐसा कोई बहुत मुश्किल नहीं था, बस ये था कि जो वेक्टर की जो फॉर्म दे रखी थी उसको अपने को x और y मान के अपने को सर्कल लेकर के आना था, है ना। बाकी x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट आप इजीली निकाल ही लेंगे, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट आर इज इक्वल टू, रिलेशन आर दे रखा है अपने को, एक रिलेशन है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स दे रखे हैं और उसमें एलिमेंट है बेटे 1 3 4 2 2 4 2 3 3 1, बी रिलेशन ऑन द सेट ए, है ना, सेट ए पर रिलेशन है, यानी कि ए टू ए डिफाइन किया अपन है ना, क्या बोला है इसने, रिलेशन आर जो है वो क्या है, ए से ए पर है। अच्छा, और रिलेशन आर इज, तो बताना रिलेशन आर जो है क्या होगा, तो जैसे ऑप्शन चेक करना है, मतलब चेक ऑप्शंस, सिंपली उसने जो बोला है करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने को, तो अपने को क्या करना है, ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो अपन ए ऑप्शन चेकआउट कर रहे हैं, फंक्शन है कि नहीं है। हाँ भी, तो पहले अपने को चेक करना होगा कि ये ए ऑप्शन चेक कर रहे हैं अपन, फंक्शन है कि नहीं है। तो फंक्शन के बारे में आप जानते हैं कि मान लो अगर कोई सेट ए है और उसी सेट से अपन ने उसी सेट पर डिफाइन किया फ्रॉम ए टू ए, एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, ठीक है, फंक्शन एफ जो है ए टू ए डिफाइंड है और ए में एलिमेंट है ना, देख रहे हो ए में एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो भाई फंडा क्या होता है, फंक्शन की जो कंडीशन होती है बेसिकली कि ऑर्डर्ड पेयर्स जो फंक्शन में आने चाहिए उन पे एक रेस्ट्रिक्शन होता है, दैट रेस्ट्रिक्शन इज, पहली चीज कि हर एक एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए, यानी कि फॉर ऑल ए कॉमा ए बिलोंगिंग टू एफ, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू सेट ए, हर एक उस ए के लिए जो ए में है ए एफ ए फंक्शन में होना चाहिए, ठीक है, ये पहली कंडीशन। दूसरा बेटा एक रेस्ट्रिक्शन ये होती है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड ए सी बिलोंग्स टू एफ, अगर ये फंक्शन में है और ये एलिमेंट भी फंक्शन में है तो दैट इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू सी, है ना, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा बेटे, ए का लफड़ा बी के साथ भी है, ए का लफड़ा सी के साथ भी है, दो के साथ लफड़ा नहीं रख सकते आप, है ना, आपको लफड़ा एक के साथ ही रखना है, ठीक है, यानी कि ये दोनों आइटम जो है वो क्या होने चाहिए, सेम, तभी जो है फंक्शन माना जाएगा। तो भाई चेक करते हैं, पहले तो आपको चेक करना होगा हर एक का लफड़ा होना चाहिए, इसका भी इसका भी इसका भी इसका भी सबका, तो 1 है, 1 का कनेक्शन है किसी के साथ, 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी है, यानी कि 1 2 3 4 है ना, सबका चक्कर है, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब दूसरा ये देखना है कि हर एक का इमेज यूनिक होना चाहिए, तो अपन ने देखा यहाँ पर, ये बेटे देख रहे हो यहाँ पर, है ना, ये 2 का जो चक्कर है दो के साथ है, 2 एलिमेंट की मैपिंग हो रखी है, 2 की मैपिंग किसके साथ हो रखी है, 4 के साथ भी, और 2 की मैपिंग हो रखी है 3 के साथ भी, तो ये जो है ये फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट फंक्शन, ओके। तो इज अ रिलेशन इज अ फंक्शन, नो इट इज नॉट फंक्शन, व्हाई, बिकॉज 2 हैज नॉट गॉट यूनिक इमेज, 2 की यूनिक इमेज नहीं बन रही है। अब रिफ्लेक्सिव देखते हैं बेटे, रिफ्लेक्सिव के लिए रिलेशन कोई रिफ्लेक्सिव हो, रिलेशन कोई रिफ्लेक्सिव हो, तो रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या होता है बेटे, ए आइडेंटिटी एलिमेंट्स जो हैं वो सारे उस रिलेशन में होने चाहिए। जैसे मान लो ए में 1 2 3 4 है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स का मतलब क्या है बेटे, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए और 4 4 होना चाहिए, ये सारे ही एलिमेंट जो हैं अपने जो सेट है, ठीक है, रिलेशन वाला जो सेट है उसमें ये ऑर्डर्ड पेयर्स होने चाहिए। तो चेक करते हैं, इसमें तो 1 1 ही नहीं आ रहा, तो ले ये तो गलत हो गया, तो रिलेशन आर इज फंक्शन, ये गलत है, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ये गलत है, क्योंकि 1 1 नहीं है बेटे, मेरे ख्याल से 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, 4 4 भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अपन सी ऑप्शन चेक करते हैं, नॉट सिमेट्रिक, तो अपन सिमेट्रिक के लिए चेक कर लेते हैं बेटे। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, अगर मार्केट में ए ऑर्डर्ड पेयर बी है तो ये इंप्लाई करना चाहिए कि बी ऑर्डर्ड पेयर ए भी होना चाहिए। तो मान लो अगर 1 3 है तो बेटे क्या होना चाहिए, 3 1 होना चाहिए, है क्या, हाँ है, तो ये सिमेट्रिक है, पर सभी चेक करने में 4 2 है तो 2 4 होना चाहिए, सही है, इसका भी सिमेट्रिक एलिमेंट है। 2 3 है बेटे, इसका ये रहा, इसका ये रहा, इसका 2 3 का कहाँ है, 2 3 का क्या होगा बेटे, 3 2, तो क्या 3 2 बेटे यहीं पर कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब 3 2 नहीं है, इस वजह से सिमेट्रिक नहीं है, तो नहीं है सिमेट्रिक, तो नहीं है सिमेट्रिक क्या हो गया, करेक्ट हो गया।
ट्रांजिटिव बेटे लगे हाथ डी भी चेक कर लेते हैं वैसे। हाँ भाई, तो डी ऑप्शन ही कहता है कि अगर ए बी है और बी सी है तो ये इंप्लाई करता है कि ए सी ऑर्डर्ड पेयर होगा। ठीक है, ए बी है बी सी है तो ए सी इसमें होगा। ऑल राइट, ठीक है, तो देखते हैं ए बी है तो बेटे 1 3 पहले इसको पकड़ लेते हैं। बेटे इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स में फंडे क्या चलते हैं कि इस ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है बेटे वही इस दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का क्या होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट। और ये बेटे कैसे बनेगा, इसके पहले और इसके दूसरे वाले से। ठीक है, तो देखते हैं भाई। तो 1 3 के साथ है ना कौन सा ऑर्डर्ड पेयर है जिसका पहला एलिमेंट 3 है, ये वाला है ना। तो 1 3 है 3 1 है तो ये इंप्लाई होना चाहिए ए बी है बी सी है तो सी ए यानी कि 1 1 होना चाहिए। तो क्या बेटे ये है सही बात है। तो क्या ये आ रहा है, क्या ढूंढा अपन ने, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। तो एक ही अपवाद अगर मिल जाए, एक ही अपने को चीज़ ना मिले तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। यहीं से आप कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। सो आपके कौन कौन से ऑप्शन गलत हो गए, ए बी डी सी करेक्ट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई इक्विवेलेंस का याद रखना। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो रिलेशन जो है सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, उसे कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस आर फाउंड टू बी 10 and 2. ऑन रीचेकिंग इट वॉज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 8 वॉज इनकरेक्ट। दोबारा चेक किया तो हमने ये पाया कि एक ऑब्जर्वेशन थी, उसका नाम था 8, वो गलत है ना, वो अपने को पता नहीं क्या थी, पर 8 नहीं है, 8 इनकरेक्ट है, लिखा 8 है पर वो इनकरेक्ट है। फाइंड द करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन इफ रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड। तो रॉन्ग आइटम का नाम क्या था, 8, उसको हटा दिया। तो बेटे कितने आइटम थे यहाँ पर, 20 थे, तो रह कितने गए बेटे, 19। ओके, तो मान लेते हैं जो स्टार्टिंग में 20 थे, स्टार्टिंग में 20 थे तो उनका एवरेज जो निकाला होगा कितना होगा, 10। यानी कि उन 20 चीज़ों का सम, बेटे उन 20 चीज़ों का सम कितना होगा, 200। तो बेटे अब नया सिग्मा निकाला, यानी कि नई चीज़ों का सिग्मा निकाला, तो बेटे ये 200 में से आपने क्या हटा दिया, 8 हटा दिया, तो ये कितना हो जाएगा, उन 19 चीज़ों का जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा, 192। और अपने को दे रखा है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन, बेटे स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला याद करो, सिग्मा कितना होता है, अंडर रूट सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर है ना। इसका स्क्वायर कर दिया बेटे अपन ने, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4। तो बेटे सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर है ना, इसको लिख लेते हैं, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटे 20 माइनस एवरेज। बेटे पुराना एवरेज है ना, पुराना एवरेज कितना था बेटे, 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। इसको इधर उचका दिया बेटे, कितना आ जाएगा, 104, मल्टीप्लाई कर दिया बेटे 20 से, ये कितना हो जाएगा, पुराने जो नंबर्स थे उनके स्क्वायर का सम ये था। ठीक है, कितना था, 2080। अब बेटे नए नंबर ये कितने हैं, 19 है, इनमें सब सेम है, बस एक क्या 8 था वो हटा दिया, तो 8 हटा दिया तो बेटे 8 का स्क्वायर हटाना पड़ेगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है, ये, तो कितना आ गया, 2016। ऑल राइट, तो भाई सिग्मा वाई नया जो डेविएशन है वो कितना हो जाएगा बेटे, सिग्मा वाई आई स्क्वायर माइनस टोटल अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन माइनस एवरेज। बेटे एवरेज कैसे निकालेंगे, 192 डिवाइडेड बाय 19 इसका स्क्वायर, ये आ गया आपका नया स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा जी, इसी को कैलकुलेट करना है, ओ हो करते हैं भाई। तो कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 2016 इंटू 19 माइनस 192 का स्क्वायर का रूट डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 19। ठीक है,
अब बेटे 2016 है ना, इसमें क्या है 4 तो आ रहा है ना, तो 4 से काटा तो कितना आ जाएगा 504 इंटू 4 बेटे, फिर 4 से काटा तो कितना आ जाएगा 48 और कितना आएगा 6 इंटू 16। अच्छा भाई और 4 से कट रहा है अगेन, 4 से तो नहीं कट रहा, खैर 3 से जा रहा है, 2 से जा रहा है ये, 6 इंटू 21 लिखा हुआ है, 6 इंटू 21 इंटू 16 बेटे। 4 यहाँ से भी अपने को आराम से इजी गोइंग में मिल जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटे ये आ जाएगा 4 रूट बेटे, यहाँ पर कितना बनेगा 4 रूट 126 माइनस बेटे, यहाँ से अपने 4 कॉमन लिया तो 4 16 8 है ना, ये आ रहा है 48 डिवाइडेड बाय 19। बेटे ये 126 नहीं है, ये कितना है, इसमें से अपन ने कॉमन लिया था कितना 16, तो 16 1 16 2 ज़ा ठीक है 16, और इसमें से 16 कॉमन लिया, 192 का स्क्वायर ही है क्या, इंटू 19 और है बेटे, ओहो एलसीएम लिया ना तो इंटू 19 और है, इंटू 19 माइनस, हाँ इसमें से कितना आया 48 ही आ रहा था, 48 का स्क्वायर। अच्छा अब इसमें से और कुछ फर्दर कॉमन ले सकते हैं क्या, हाँ इसमें बेटे 6 कॉमन लिया जा सकता है ना, और 6 इंटू कितना लिखा था ये 6 इंटू 21, और 3 कॉमन लिया सकता है, 6 3 ज़ा 18, 18 मल्टीप्लाइड बाई कितना है 7। अच्छा तो ये लिखा 4 बाई 19 अंडर रूट ऑफ बेटा क्या 6 3 ज़ा, तो 6 तो ले ही लेते हैं पहले, तो रूट 6 आ जाएगा, और 6 कॉमन लेके कितना आएगा 21 इंटू 19, और 6 कॉमन लेके 6 8 ज़ा 48 और 48 ठीक है ये आएगा। अब इसमें से फर्दर बेटे यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं 3 ले सकते हैं, 3 कॉमन ले लिया तो 3 ये आ जाएगा रूट 18 4 रूट 18 बाई 19 रूट है ना, और 3 कॉमन लेके कितना आएगा यहाँ पर 7, 19 इंटू 7 माइनस 3 कॉमन लेके आएगा यहाँ से 3 इंटू 16 16 इंटू 8, तो 19 7 ज़ा 7 9 ज़ा कितना आएगा 7 9 ज़ा 63, और 7 1 ज़ा 7 133, और 16 8 ज़ा 6 8 ज़ा 48, 8 1 ज़ा 8 112 है ना, ये आ रहा है 5, तो आ रहा है 4 रूट, और 18 5 ज़ा कितना हो जाएगा 90 अपॉन 19 है ना, ये लिखा हुआ है 4 रूट 90, और भाई 90 में क्या 9 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 4 ज़ा 12 रूट 10 अपॉन 19। ये तो हाहाकारी कैलकुलेशन दी है उसने इस बार, 12 रूट 10 बाय 19 है ना, हाँ कोई बात नहीं ना भाई, रूट 10 का अंदाज़ा लगाना है अपने को, रूट 10 करीब करीब मैंने आपको क्लास में बताया था 3.16 होता है, ये आपको याद रखना है ठीक है। 10 का रूट कितना होता है 3.16। मैं एक बार बता देता हूँ कि 10 का रूट कैसे निकालते हैं बेटे, 10.00 और बेटे 3 3 ज़ा 9 ये आ जाएगा 1, फिर 0 0 3 3 का 6, फिर कितना आएगा 1.1 61 कितना आ जाएगा बेटे 39 62। अब बस ये वाला डिजिट देखना है आपको, 0 0 यहाँ पर है ना, 6 दिख गया क्या बेटे 626 इंटू 6 है ना, करीब करीब कितना आएगा 3600 आएगा 6, और 7 के लिए बेटे कितना आ जाएगा 4200 आ गया 316। ऑल राइट करीब करीब 3.16 करते हैं बेटे इसको, 12 इंटू 3.16 अपॉन 19, तो 12 3 ज़ा 36 प्लस 12 इंटू 16, तो 12 इंटू 16 को लिखा 14 माइनस 2 14 प्लस 2 196 192 और 2 डॉट लगा दिए अपॉन 19 है ना, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.08 अपॉन 19 ठीक है, ये आ रहा है तो 0.08 है ना, 1 माइनस 8 अपॉन 1900 आ रहा है ये ठीक है, 8 अपॉन 1900
भाई ये जो नंबर है 8/1900 है ना, आप इसको चाहे 10/1900 भी ले लो, ठीक है, 10/1900 भी ले लो तो भी कितना आएगा बेटे 1/200 के आसपास आएगा। 1/200, 1/100 कितना होता है 0.01, 0.01 बहुत ही करीब करीब 0.01 के आसपास। बेटे यहाँ 2 आएगा ना, 1938 है ना, तो 2 में से कम कर रहे हैं 0.01 तो कितना आएगा 1.99 है ना। ये बी ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा। भाई इसमें कैलकुलेशन इसने बहुत ही ज़्यादा तगड़ी दे दी है। वैसे तो फॉर्मूले बेस्ड है सवाल कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा xi² माइनस x बार का स्क्वायर का एंटायर का रूट। वेरिएंस का ध्यान रखना, वेरिएंस होता है सिग्मा का स्क्वायर यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। एवरेज होता है सिग्मा xi/n है ना, ये बहुत सिंपल से फॉर्मूले है। Z1, Z2, Z3 are vertices of triangle ABC on complex plane, which are also the roots of the equation z³ minus 3 alpha z square plus 3 beta z plus x equal to 0. Then the condition for the triangle ABC to be equilateral is, है ना। इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है करेक्शन है, वो मैं बता देता हूँ। बेटे 3 बीटा z है ना, ये माइनस नहीं है यहाँ पर, z³ माइनस 3 अल्फा z स्क्वायर प्लस 3 बीटा z प्लस x इक्वल टू 0 है ना। ये z में क्यूबिक है और उसके रूट दे रखे हैं अपने को z1, z2, z3। और क्या बोला है इसने, देन द कंडीशन फॉर ट्राइंगल टू बी इक्विलेटरल। तो बेटे मैंने आपको क्लास में एक रिजल्ट बताया था कि बेटे अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है ना, तो सिग्मा z1, z2 बराबर होता है सिग्मा z1 स्क्वायर के, यानी कि z1, z2 प्लस z2, z3 प्लस z3, z1 है ना, ये बराबर होता है z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर। अगर 3 पॉइंट से इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है तो मैंने आपको हाईलाइट करके मार्क करवाया था कि आपको ये याद रखना है। अच्छा बेटे अब है ना, ये जो चीज़ है ना, ये अपने को क्या करना है, देखो सम ऑफ रूट, देखो यहाँ से देख लो सम ऑफ रूट माइनस और अपॉन कितना आ जाएगा 3 अल्फा। सम ऑफ रूट क्या होता है, नेगेटिव z स्क्वायर का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय z³ का कोफिशिएंट। और बेटे z1, z2 सम ऑफ रूट टेकन 2 एट अ टाइम, तो बेटे इसका वैल्यू जो है वो कितना होगा, नेगेटिव पॉजिटिव है ना, ये था सवाल। तो 3 बीटा डिवाइडेड बाय 1 है ना। तो बेटे अपन ने देखा कि ये दोनों चीज़ों से अपन ना ये दोनों आइटम बना सकते हैं ना। कैसे भाई, इसका आप स्क्वायर कर दो, उसमें बेटे आपके एक तो ये तो आएगा ही आएगा और ट्वाइस ऑफ दिस आएगा ना। तो अपन ने क्या किया, ऐड कर दिया दोनों साइड, ट्वाइस सिग्मा z1, z2 है ना। तो बेटे सिग्मा z1, z2 प्लस ट्वाइस सिग्मा z1, z2 क्या हो जाएगा बेटे, थ्राइस सिग्मा z1, z2। और बेटे राइट साइड क्या आएगा, सिग्मा z1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस सिग्मा z1, z2। तो बेटे राइट साइड कितना आ जाएगा, थ्राइस सिग्मा z1, z2 इज इक्वल टू सिग्मा z1 का होल स्क्वायर। और बेटे ये क्या है, सम ऑफ रूट का स्क्वायर है ना। तो सम ऑफ रूट बेटे कितना है आपका 3 अल्फा, इसका स्क्वायर और टेकन 2 एट अ टाइम है ना। बेटे टेकन 2 एट अ टाइम देखो माइनस प्लस है ना, कितना है 3 बीटा। और अपन ने क्या किया 9 से डिवाइड कर लिया है ना, तो कितना आ जाएगा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा। ए ऑप्शन अपना आंसर। बस बेटा एक बार इसका है ना डेरिवेशन देख लो, ये वाली जो चीज़ है कि ये आती कैसे है ना। तो मैं एक बार बताया था, ऐसे मान लो आपने ये पॉइंट लिया z1, ये लिया z2, ये लिया z3। बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल कितने होते हैं 60, 60, ये एंगल 60, ये एंगल 60, ये एंगल 60 और इसका लेंथ, इसका लेंथ, इसका लेंथ क्या होता है बराबर। अच्छा जी, ओके।
तो अपन ने क्या किया, रोटेशन के फंडे लगाए, है ना। तो कौन सा वेक्टर लिया, पॉइंट माइनस पॉइंट, है ना, Z3 माइनस Z2 ये वेक्टर लिया, और इसको बेटे घुमा दिया अपन ने एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको घुमाएंगे ना तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, e की पावर आयोटा 60 से, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया e की पावर आयोटा 60 से, तो क्या मिलेगा, पॉइंट माइनस पॉइंट, है ना, क्या मिल जाएगा अपने को, Z1 माइनस Z2। फिर हम बेटे क्या करना चाहते हैं, इसको साफ करना चाहते हैं, है ना। तो बेटे अपन ने नए वेक्टर लिए, इसको रोटेट कर देते हैं, देख रहे हो हाथों का इशारा देख रहे हो, इसको कहाँ हिलाना है, इधर, इधर हिलाना है। तो इसको कहाँ घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटे किसको घुमाना है, Z2 माइनस Z1 को किधर घुमाना है, e की पावर आयोटा π/3, और इसको घुमा दिया तो क्या हो जाएगा, Z3 माइनस Z1 आ जाएगा। ये क्या था, Z1 माइनस। बेटे डिवाइड कर दोगे ना लपक के आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड करने पर आपने क्या किया, सिस थीटा या e की पावर आयोटा थीटा को कट कर दिया है ना, आ जाएगा आपका आंसर Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z1। बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई किया है ना, तो यहाँ आ रहा है Z3 माइनस Z2 मल्टीप्लाइड बाय Z3 माइनस Z1 इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 मल्टीप्लाइड बाय Z1 माइनस Z2, है ना, होल स्क्वायर बन रहा है Z1 माइनस Z2। बेटे यहाँ पर कितना आ जाएगा, Z3 का स्क्वायर माइनस Z2 Z3 प्लस Z1 Z2 माइनस Z3 Z1 इज इक्वल टू नेगेटिव Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z2। बेटे प्लस का 2 Z1 Z2 और इधर तो एक कट के क्या आ जाएगा, Z1 Z2, लिख लिया लिख लिया। बेटे Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर, है ना, यह आ जाएगा Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर, लिख लिया लिख लिया लिख लिया। बेटे Z2 Z3 Z3 Z1 उधर उचका लिए, Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 प्लस Z1 Z2, है ना, ठीक है भाई, हो गया प्रूफ। तो इस तरह से अपना ये रिजल्ट आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, ठीक है भाई। तो आज अपन ने पेपर फिनिश कर लिया। नेक्स्ट वन पे आप बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन कंडीशन में अगला पेपर 6 करें और उसकी थ्योरी उसको कम्प्लीटली करें। वीडियो सॉल्यूशन तभी देखें जब आपने तसल्ली से पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया हो और पूरी ताकत लगा दी हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले टर्न पे डिस्कशन के साथ पेपर 6 का। बाय बाय।